तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका पंकज सर। आज हम लोग पढ़ेंगे 11 की फिजिक्स हिंदी मीडियम, और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे कि जो अत्यंत सूक्ष्म है छोटी दूरियों का मापन। जैसे हमने पिछला जो लेक्चर हम लोग पढ़े हैं लेक्चर में, उसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कि बड़ी से दूरियां कैसे निकालते हैं। जैसे लंबन विधि से हमने पढ़ा है, उसमें कुछ क्वेश्चन भी किए गए थे। और इसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि जो मीटर पैमाना होता है, वर्नियर कैलिपर्स होता है, स्क्रू गेज होता है, इन सब की सहायता से हम लोग दूरियां कितनी कितनी मेजर कर सकते हैं, कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग ऐसा मेजरमेंट करेंगे कि जिसमें बहुत छोटी दूरी रहेगी, बहुत छोटी दूरी हो। जैसे परमाणु के आकार की बात हो, अणु के आकार की बात हो, तब हम कैसे इसे निकाल पाएंगे, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, यहां पर हम लोगों को दो तरह की विधियां हैं। एक है उसमें आणविक दूरी ज्ञात करने का, वो अलग तरह का है। और यहां पर हम एवोगैड्रो विधि अपनाएंगे कि उस विधि से हम कैसे उसे निकालते हैं। ओके, तो यहां पर देखिए, एवोगैड्रो का कहना यह है कि 1 ग्राम में उपस्थित परमाणु कितने होते हैं, तो 6.023 × 10⁻23, यानी कि उसके एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो इनकी एक परिकल्पना है, कि एवोगैड्रो की परिकल्पना के अनुसार, इनकी जो परिकल्पना है उसके अनुसार अगर हम बात करेंगे तो ये होगा कि उसके अनुसार हम बात करेंगे तो क्या होगा, तो एवोगैड्रो की परिकल्पना के अनुसार किसी पदार्थ के 1 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या 6.023 × 10⁻23, यह एवोगैड्रो नंबर होती है। इतनी संख्या होती है, मतलब कि 1 ग्राम में इतने परमाणु उपस्थित होते हैं। 6.023 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। अब ये परमाणु क्या करते हैं, जो अंतरा अवकाश के कारण परमाणु का लगभग 2/3 आयतन घेरते। इसमें थोड़ा सा ये है कि जो उसमें उपस्थित परमाणु इतने हो गए, तो वो उसमें जो खाली जगह रहती है, जो व्यवस्थित होते हैं किसी भी पदार्थ में, इस तरह का व्यवस्थित ठोस है, इसमें इस तरह के एटम परमाणु व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें बीच बीच में जगह होती है, जो बीच की छोटी छोटी जगह बचती है, छोटी जगह होती है यहाँ बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं अंतरावकाश। उसके बीच में जो जगह होती है उसको अंतरावकाश कहते हैं। तो यहाँ पर बीच में जगह है। ये कह रहा है कि जो इसमें एटम मतलब कि परमाणु रखे गए हैं, वो उसके टोटल आयतन का 2/3 जगह घेर लेते हैं। जो इनमें जगह खाली रहने के बावजूद भी इसमें इतना जो जगह वो कवर कर लेते हैं, पूरे आयतन का 2/3 कर लेते हैं। राइट, तो ये तो बात रही 1 ग्राम की। अगर हमें परमाणु को यम ग्राम लेना है, तो पहले तो हम उसमें ये जान लें कि यम ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित होंगे, ये हम निकालेंगे। और फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो यम ग्राम का परमाणु जो है इसमें कितना जगह घेरता है। ओके, तो आइए हम सबसे पहले चेक करेंगे कि यम ग्राम में, तो उसके लिए हम एक आपको फॉर्मूला बता देते हैं, इससे आप
हर जगह निकाल लेंगे। तो ये सब स्मॉल यम बटे कैपिटल यम, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसमें जो यन है ये परमाणुओं की संख्या, इसी को हमें निकालना है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। इसमें जो कैपिटल यन है वो आप तो जानते हो, अवोगाद्रो नंबर, यानी कि अवोगाद्रो संख्या है। अच्छा, स्मॉल यम क्या है बताइए? स्मॉल यम है ग्राम में, इसमें परमाणु का ग्राम में भार, ऐसे लिख लो, परमाणु का ग्राम में भार, मतलब कि ग्राम में द्रव्यमान भार जो भी। यहां पर कैपिटल यम क्या है? इसका परमाणु भार, परमाणु भार। तो ये जो आपको ऐसे मैंने बता दिया, इसमें यन का वैल्यू निकालना है। तो यार यन बराबर आप नहीं कह सकते कि यहां पर इस यन को यहां कर दीजिए, तो यहां आ जाएगा स्मॉल यम इंटू कैपिटल यन बटे यम आ जाएगा। ऐसा ये क्या है? ये हमने देखिए परमाणु का कितना ग्राम, ये परमाणु का ग्राम में भार है। तो इसका मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि यम ग्राम में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, यन बराबर यही यम और यन बटा यम, ये कैपिटल यम है। सॉरी ऐसा नहीं। तो हमने इसमें ये चेक कर दिया कि जो यम ग्राम होगा, यम ग्राम जितना होगा, तो उस यम ग्राम में कितने परमाणु उपस्थित होने चाहिए, तो उसमें इतने परमाणु उपस्थित होने चाहिए, राइट। अब अगर इतने परमाणु उपस्थित हैं, परमाणुओं की संख्या हमें मिल गई है कि परमाणु उस यम ग्राम में इतने रहेंगे, यन उसमें 1 ग्राम में तो आप समझ रहे हो उतना होता है, इसमें इतने परमाणु रहेंगे, राइट। तो अगर इसमें ऐसा सोच लिया जाए, यदि एक परमाणु की त्रिज्या, एक परमाणु की त्रिज्या स्मॉल r हो, तो एक परमाणु का आयतन बराबर, आप समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। एक परमाणु के आयतन को चलो हमने V1 कह दिया, ऐसे करने के। जो परमाणु का आकार हम लेंगे इसमें वो कैसा रहेगा? एक गोला रहेगा। गोला मतलब कि एक ऐसे कर लो, एक इस तरह का गोला है, गोली हम लोग लेते हैं, उसकी शेप जो होगी वो गोली रहेगी। तो इस गोले का आयतन कितना होता है? तो आप कहेंगे भाई आराम से लिखो 4/3πr³। इतना तो समझ ठीक है। तो ये तो एक परमाणु का क्या हुआ? आयतन हुआ। उसमें परमाणु कितने हैं? तो आप कहेंगे उसमें परमाणु यन है। तो भाई आपको ऐसे समझ लो कि वो पुरानी कहानी वाले पढ़ते थे, वह एक फेनोल कितना है, दाम 5 रुपया है, तो हमें खरीदनी है 5 कलम। तो कैसे निकालते हो? 5 × 5 यानी कि 25 रुपए आ जाता। 25 रुपए दे दो भैया, दे दो 25 रुपए दे दो और इस पेन लेके चले जाओ, ऐसा होता था। ऐसा ही ना? तो यहां पर ऐसा होता है। तो यहां पर सोचो कि एक जो एटम है, परमाणु है, उसका आयतन इतना होता है तो यन का कितना होगा? अब डायरेक्ट उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो चलो गुणा कर लेते हैं। तो इसमें बोलेंगे यन परमाणु का आयतन। ओके, आयतन बोलिए कितना भाई? इसमें V1 × n, हमने एक परमाणु के आयतन का उसकी संख्या में गुणा कर दिया तो हमको मिल जाएगा भाई। यहां से V1 का मान 4/3 πr³, n का मान स्मॉल n वहां से रख दो, यम कैपिटल N बटे कैपिटल यम। यह आपने n परमाणुओं का आयतन निकाल दिया। n परमाणुओं का आयतन क्या कर दिया? निकाल दिया। इसके पास पहुंचते हैं और इससे पूछते हैं भाई कि अब क्या करें हम।
ये बताएगा कि जो परमाणु मिले हैं वो कितनी जगह पे फैले रहेंगे। तो 2/3 आयतन घेरेंगे। किस आयतन का? पूरे आयतन का। तो यहां पर जो आयतन है n परमाणुओं का आयतन, राइट। ये भाई 2/3 हो जाएगा पूरे आयतन का। तो V क्या है? पूरा आयतन है ना, ये पूरा आयतन है, कुल आयतन। तो उसका 2/3 हो गया। ये भी तो n के लिए है और ये वाले भी n के लिए, तो दोनों आपस में बराबर तो होंगे भाई? नहीं होंगे। 2/3 V बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू यम n बटा कैपिटल M। ऐसा कर देंगे, देख लो, ऐसा करेंगे, बस हमारा काम तो बन गया। रेडियस हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। बाकी काम हम लोग करेंगे। इसको आप एक बार अच्छे से देखिए और मैं इधर का तुरंत मिटाऊंगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह कर सकते हैं समथिंग। तो आपने स्क्रीनशॉट कर लिया होगा, ओके। इधर का हम मिटा देते हैं, मिटा दे भाई। चलो, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, बढ़िया फार्मूला है ना। ये आपको बहुत जगह काम देगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे याद रखना, स्मॉल n बटे कैपिटल N बराबर स्मॉल m बटे कैपिटल M, सबके बारे में यहाँ लिख दिया गया, ओके। इधर का हटा देते हैं, चलो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो हटा दो। तू जो नहीं है तो आई, गाना नहीं गाते, ओके। इसमें से देखो कुछ काम कर रहे हैं, एक साथ कर लेते हैं। V इधर है ना, तो हाई जो नियम आएगा इसमें V के साथ गुणा हो जाएगा। तो इधर बच जाएगा आपका Vm बटा, ये सब भाग में आएंगी 2 पाई तक, आर को रहने दो, यम टुक, यानी कि टकाक टकाक 2 पाई आ गया। और इसके बाद इसमें यम और कैपिटल स्मॉल m है और ये कैपिटल M है। ये किसके बराबर आया है? R क्यूब के बराबर आया, राइट। तो फिर भाई R क्यूब की पावर हमें इधर करनी है। जैसे आप x स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो इसे क्या करते हो? आप कहते हो इधर लेके जाओ, इसे करड़ी में कर दो। फिर कोई कहता है करड़ी में कर लो, चाहे 1/2 पावर लिख लो, ऐसा कर सकते हो। तो ऐसा होता है ना। तो उसी तरह अगर ये 3 पावर होती तो इधर जाती तो कितनी हो जाती? 1/3 हो जाती। 4 होती तो 1/4 होता, ऐसे करते ना, ऐसे करते हैं। तो चलो भाई, समझ में आता है थोड़ा बहुत। R क्यूब बराबर, इसको हम ऐसे लिख लें याद करके, यहां से V यम अपान 2 पाई स्मॉल m कैपिटल M, यहां से R बराबर V कैपिटल M अपान 2 पाई स्मॉल m कैपिटल M, और इसके पावर 1 बटा, ओके। यहां से देखिए फार्मूला क्या कर गया, बन गया। और इससे हम लोग इसकी रेडियस क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। उस परमाणु का जो त्रिज्या होगी हम इससे निकालेंगे। तो आप इसे एक बार नोट कर सकते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप इसे लिख लिए होंगे, बहुत अच्छे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम एक दूसरे पोर्शन पे चलते हैं जो बी पोर्शन है। आइए, ये आपको समझ में आया होगा, बहुत बढ़िया सी है ये, मजा आएगा आपको। फिजिक्स में मजा आता है ये सर। अच्छा, तो अपने हम लोग दूसरी बार इसको दूसरी तरह से कैसे इसे कर सकते हैं? आणविक दूरी, आणविक व्यास या दूरी, हम तो यहां व्यास लिख देते हैं। व्यास ज्ञात करना, ओके। आणविक दूरी व्यास ज्ञात करना, थोड़ा सा अच्छा लिख दें, ओके। तो इसमें आप लिख सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर साइज, ऐसा करें। तो इसमें हम लोग एक बड़ा अच्छा सा काम करते हैं, उसे आप ध्यान से समझिए, बड़ा मजा आएगा इसको पढ़ के।
यहां पर हम लोग काम ये करते हैं कि इस तरह से सोचो, थोड़ा सा एक साइज का नहीं बन पा रहा तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मान लो इस तरह से ऑलिक एसिड के ये बूंदे हैं ना, ये कौन सी है? ऑलिक अम्ल है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C18 और H34O2, ऐसा होता है, ये फार्मूला होता है इसका। ये ऐसे सोचो कि इस तरह के हैं सब रखेंगे। फिर इनको हम लोग एक जल के ऊपर, ऐसा जल है ना, देख लो, इस पे इस तरह से जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे फैले हुए, तो जो इसका हमारे पास यहां पर थिकनेस आएगी, मतलब इसकी मोटाई उस लेयर की, उस पे बिछा दिया गया, पानी ऐसे रख दिया गया, उस पे ऐसे फैला दिया गया। कैसे फैलाया जाता है अभी हम उसको बता रहे हैं कैसे करना है। तो उस पे फैला दिया जाएगा, तो ये हमारी जो उसकी एक लेयर की मोटाई होगी, उस जो मोटाई है उस लेयर की मोटाई, इस लेयर की मोटाई, तो जो लेयर की मोटाई होगी, यहां मैं लिख दूं मोटाई T, यही क्या होगी? आणविक व्यास को बताएगी, आणविक व्यास। मतलब ये सोच लो कि अगर वो गोली है, गोली खेलने वाली, और उसको एक सरफेस पे ऐसे बिखेर दिया, तो भाई जितनी मोटी उसकी लेयर बनेगी, लेयर मतलब परत, जो परत जितनी मोटी उसकी बनेगी वो तो उतनी ही मोटी रहेगी ना जितना बड़ी गोली है। तो इसका मतलब कि इसकी जो मोटाई होगी, आणविक व्यास का मतलब यहां से यहां तक इसकी, तो भाई ये तो व्यास से ही ना हुआ इसका यार, ये व्यास है ना, तो यह व्यास के बराबर होगी। ये तो समझ रहे हो, ये जल है, ठीक, और ये जो है आपका ऑलिक अम्ल है, ऑलिक अम्ल है ना भाई। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं करते कि आप लेके आए ऑलिक अम्ल और उसी पे चलो भाई जल पे फैला देना है, ऐसा नहीं। उसमें एक काम करते हैं, उसको ध्यान से समझिएगा, बड़ा मजेदार है। जैसे शुरू है तो हम लोग क्या करते हैं, इसे बनाने के लिए हम 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसका लेते हैं, तो आप कहेंगे ऑलिक अम्ल का लेते हैं। तो ऑलिक अम्ल का हम 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन लिए, फिर इसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या मिला दिए, 20 सेंटीमीटर क्यूब हमने इसमें एल्कोहल मिला दिया। ओ एल्कोहल सर जी, ये सब क्या बढ़ रहे हैं, तो हमने इसमें एल्कोहल मिला दिया। ओके, एक लाइन अगर दिख जाए तो मैं इसको ऐसे कर दूं, टक, यहां पर हमारा एक घोल तैयार हो गया, घोल, राइट। तो जो घोल तैयार हुआ है, यहां मैं तीर आदि बना दूं ऐसे समझने के लिए, ये आपका घोल तैयार है। ऊपर मतलब नहीं, यहां से देख लो, इसमें हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलिक अम्ल लिया और उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल मिला के हमने घोल तैयार किया। जो घोल तैयार हुआ है, इस घोल की सांद्रता क्या होगी इस समय, घोल की सांद्रता, राइट। तो इसमें 2 चीजें, सांद्रता निकालनी होती है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, विलेय ऊपर कर लेते हैं जो घुल रहा है बेचारा, और विलायक नीचे कर लेते हैं। यहां पर विलेय विलायक का मतलब ये है, जिसकी मात्रा कम है वो विलेय है और जिसकी मात्रा ज्यादा है वो विलायक है। तो इसमें किसकी मात्रा कम है, ऑलिक अम्ल की मात्रा कम है और इस एल्कोहल की मात्रा ज्यादा है। तो इस दौरान इसका जो आएगा सांद्रता 1/20 सेंटीमीटर क्यूब करके आ जाएगी इस तरह, देख लो। अच्छा, इसमें सेंटीमीटर क्यूब आप लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, ओके।
तो इसमें मात्रा है जो उसकी, यहां पर विलेय मतलब समझ के जो कम मात्रा में होगा, विलायक मतलब जो घोलता होगा। तो इस दौरान इसकी सांद्रता 1/20 सेंटीमीटर क्यूब आ गई। अच्छा, अब यहां पर कहानी ये है कि इस घोल जो हमारा घोल तैयार हो गया है, इस घोल से फिर हम निकालते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। आप समझिएगा ये घोल है, इस घोल में दोनों चीज मिली है। ओके, फिर इसमें हम 20 सेंटीमीटर क्यूब एल्कोहल मिलाते हैं, एल्कोहल मिला देते हैं, इसमें जो मिलाते हैं। आपको समझ में आ रहा है? इसको हम लोग मिला दिए तो उस समय सांद्रता 1/20 हुई थी। अब हमने उसी घोल में से निकाला है, तो आपको याद है इसकी सांद्रता कितनी रहेगी? 1/20 रहेगी इसकी सांद्रता, है ना? दिख रहा है इस पे, दिखेगा ना? हाँ। इसकी सांद्रता जो है घोल की सांद्रता 1/20 रहेगी सेंटीमीटर क्यूब, इतना रहेगा। अब हम इसको दोनों को जब मिला के एक नेक्स्ट घोल बना लेते हैं, नेक्स्ट घोल हमने तैयार कर, है ना? दोनों को मिलाया, इस घोल से 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया गया, फिर से उसमें अल्कोहल मिला दिया गया, ये घोल हमारा तैयार हो गया। तो जो घोल लास्ट में तैयार हुआ, इस घोल की सांद्रता क्या होगी? घोल की सांद्रता, है ना भाई? तो इसमें अभी भी अगर हम देखें ध्यान से, तो हमारे पास जो इसकी सांद्रता थी वो 1/20 तो रहेगी। उसमें से हम अगर थोड़ा सा मात्रा निकालते हैं पूरा घोल के, तो उसमें से जितनी भी मात्रा निकालेंगे पूरे की सांद्रता वही रहेगी। तो इसकी टोटल सांद्रता कितनी है? 1/20, मतलब वो विलायक अभी कितना है? 1/20 सांद्रता रख रहा है, विलायक नहीं विलेय, सॉरी, 1/20 रख रहा है। और इसमें विलायक जो है यहां पर जो घोल रहा है एल्कोहल 20 है। तो अब इसकी टोटल सांद्रता कितनी आ जाएगी? 1/400, राइट? 1/400 सेंटीमीटर क्यूब करके हम लोग निकाल लेंगे इसकी सांद्रता। तो अभी हमने क्या किया कि इस सांद्रता को हमने बना दिया कि इस जो घोल है इतनी सांद्रता है। अब करेंगे क्या? इस जल के ऊपर इसे बिछा देंगे, है ना? क्या करेंगे इस घोल को? घोल में कौन कौन है? एल्कोहल है, और ये घोल मतलब इसमें आलिक अम्ल मिला हुआ है, आलिक अम्ल है। आप सोच लो कि उस घोल में आलिक अम्ल मिला हुआ। घोल को जल से, घोल को समतल, ऐसे लिखो समतल, थोड़ा अच्छा से लिख दो, समतल व चौड़े, है ना? ट्रे जानते हो, उसमें पूड़ी वगैरह चलाते हैं, वो ट्रे होता है इस तरह का ना, उसमें ट्रे घोल को ट्रे, समतल चौड़े ट्रे में भरे जल के ऊपर फैला देते हैं, फैला देते हैं, जल के ऊपर क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। ओके भाई, तो यहां पर एक चीज ये है कि जो हम इसको फैला देते हैं, घोल को समतल व चौड़े ट्रे में भरे जल के ऊपर फैला देते हैं। यहां पर देखिए, इसको हमने इस पे ऐसे बिखेर दिया ऊपर, वो पूरी सतह हुई। तो इसमें एक चीज होने लगेगा कि जब समय बीतेगी, समय के साथ इसमें एल्कोहल क्या हो जाएगा? वाष्पित हो जाएगा। एल्कोहल वाष्पित हो जाएगा। ओके, एल्कोहल उसमें का वाष्पित हो जाएगा, लेते हैं एल्कोहल उसका
वाष्पित। जब उसका अल्कोहल वाष्पित हो गया तो बचा उसमें क्या, सोचो क्या बचेगा। तो इसमें उस आलिक अम्ल की जो बूंदे हैं वो बच जाती हैं। तो यहां पर हम इधर का मिटा दें, फिर का देख लीजिए आप एक बार अच्छे से, उसको आप स्क्रीनशॉट करके कर सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें। हाँ, इधर का हम मिटा देते हैं। ओके भाई, तो यहां पर हम लोग अब इसमें क्या बच जाता है बोलिए, शेष कौन बच जाता है, शेष आलिक अम्ल की बूंदें बच जाती हैं। आलिक अम्ल की बूंदें बच जाती हैं। ओके, आलिक अम्ल की बूंदें बच जाती हैं। किस पे बची हैं, वो जो पानी है ट्रे में भरा हुआ है उसके ऊपर आलिक अम्ल की बूंदें बच गई। थोड़ा कंसंट्रेट होकर समझोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। उसके ऊपर वो बूंदें बच गई और वो वाष्पित हो गया है, अल्कोहल वाष्पित हो गया समय के साथ। अब अगर ऐसा हुआ तो हम एक चीज चेक करें कि हमने इस पे जो बूंदें डाली थी, अगर हम मान लें कि माना जो हमने आलिक अम्ल की बूंदें डाली थी, आलिक अम्ल की बूंदों की संख्या, ओके भाई, इसकी संख्या मान लेते हैं n, ऐसे कि उसमें जो बूंद डाली गई है उसकी संख्या कितनी है, n, स्मॉल n। तो अगर उसकी संख्या n है और इसी में यदि एक बूंद का आयतन v, इसमें एक बूंद का आयतन v हो गया, तो भाई इसका कुल आयतन कितना होगा, कुल आयतन, किसका कुल आयतन, इस बूंद का कुल आयतन ना, बूंद किसकी है, आलिक अम्ल की, बूंद का कुल आयतन बराबर NV हो जाएगा। मतलब इसका आयतन NV हो गया। इस पे हमने जितनी बूंदें डाला है उन सबका मिला के जो आयतन होगा वो NV हो जाएगा, पूरा आयतन मिला के उनका NV होगा। तो ये जो बूंद है, मतलब ये किसकी बूंद है, आलिक, इधर वाला मिटा दें। अच्छा, तो इसमें जो इसकी बूंद है वो आलिक एसिड की, आलिक अम्ल की है। तो यार ये भी तो पता चले कि हमारे पास टोटल सांद्रता कितनी है, 1/400। ओके, 1/400 सेंटीमीटर क्यूब है। और हमको चेक करना है कि उसमें आलिक अम्ल कितना था, आलिक अम्ल की बूंदें कितनी है। तो हम लोग इसमें चेक कर लें कि इसमें इतनी जो आयतन इसका है, इसमें इसकी मात्रा कितनी हो रही है। तो आप इसे आराम से चेक कर सकते। तो हम इसमें चेक कर लेते हैं आराम से, क्या भाई, कि घोल जो हमें दिया गया था, घोल में आलिक अम्ल की मात्रा, आलिक अम्ल की मात्रा, जैसे टोटल आपको दे दिया जाए कि भाई 600 है कुछ समथिंग, है ना, मैं इसमें बोल दूं कि इसी में 20 कुछ मिला हुआ है, तो हम पूछेंगे इस टोटल में इसका क्या कितनी मात्रा है, इस पूरे के हिसाब से इसकी मात्रा कितनी है। तो हम ऐसे निकालते हैं 20/600 कर देंगे ना। तो इसमें टोटल उसकी सांद्रता कितनी है, टोटल इसकी सांद्रता आ रही है भाई 1/400, है ना, 400 आ रही है। तो उसमें इसकी जो इसका कुल आयतन है, इसमें कुल आयतन है वो किसका आयतन है, आलिक अम्ल का। तो भाई आलिक अम्ल की मात्रा इसमें NB हो जाएगी, आलिक अम्ल की मात्रा इसमें NB अपान, तो उस पूरे घोल में जो है 400, जिसकी सांद्रता 1/400 है, उसमें जो आलिक अम्ल है उसका आयतन है NB। तो उस आयतन में जो आयतन दिया गया है
टोटल है, इसमें पूरा घोल का है सांद्रता, पूरे दोनों मिक्सअप है, तो उसमें हम चेक करें कि आलिक अम्ल की जो मात्रा है वो कितनी है, तो NV/400 ये आलिक अम्ल की मात्रा है। अब इसमें हमने बिखेर दिया तो कहानी इस तरह की ट्विस्ट लेती है। जो ट्रे है, अगर मैं इस पोर्शन को, ये तो 3D होता, इधर होता नहीं, ट्रे टक टक टक, ट्रे ऐसा होता, उसको मैंने इस ट्रे को सोचो ऐसे उठा के छपाक, मतलब ना मैं इस ट्रे को ऐसे रख दिया, पानी नहीं गिरेगा, ओ नहीं गिर रहा है ऐसे था, तो हमको ऐसे था तो केवल इधर का ऐसे दिख रहा था, ये वाला पोर्शन मोटाई वाला। हमने कहा कि भाई तुम इस तरह के ट्रे न रहो, इसको हटाओ और ऐसे लेके आओ, ऐसे करो, देख लो ऐसे ट्रे था, ये सामने वाला दिख रहा था, अब हमने उसको छपाक कर दिया, है ना। अगर हम यहां पर ऐसे कर दिए तो क्या होगा, इस पे इस तरह के ऐसे वो दिखाई देगा, उसकी बूंदें आलिक अम्ल की जो इस पे बिखरी हुई हैं जल के ऊपर, इस तरह से ऐसे बिखरी, इस बूंदों की कुछ मोटाइयां हैं, टाड़ा नंग 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 ऐसे टकक टकक, इनकी वो मोटाई होगी। इसकी जो मोटाई है वो हमने टी लिया है, पहले ही हमने बता दिया कि उस गोली की मोटाई के बराबर ही रहे। तो ये जो इसका जो समतल पृष्ठ है, ये जो पूरा जितना ये जगह घेर रहा है, इसका क्षेत्रफल A, पूरा ये लंबाई गुणी चौड़ाई, उसमें जितने जगह जगह रखे गए हैं उसके बूंद आलिक अम्ल की इस तरह पड़ी हुई है, टक 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 ऐसे एक समतल में। तो उसमें सबका जो आयतन है वो कितना हो कि उस सभी का आयतन अगर V हो, सभी का आयतन नहीं बल्कि सभी का हम लोग क्या करेंगे कि उसका हम लोग पृष्ठ कर लेते हैं भैया। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आई कि उस पे जो लेयर है वो इस तरह की फैली हुई। हाँ, ये तो बात सही है, आपने भी बोला सही है सही है सही है। तो ये वाला जो एरिया है ये कौन सा एरिया है, तो ये जो एरिया है ये है किसका एरिया, इस जो एरिया है ये इसका फैली हुई फिल्म जो है, फिल्म मतलब जानते हैं ना, वो ये लेयर पतली सी ना, तो ये है जल पर, जल के पृष्ठ पर, जल के पृष्ठ पर फैली फिल्म का क्षेत्रफल। ओके, ये उस जल पे फैली हुई जो फिल्म है, पूरी लेयर उसकी बन गई इस तरह की ऐसे, उसकी ये क्या है, उसका क्षेत्रफल है। तो यार आप सोचो कि अगर मैं इसका कुल आयतन इस तरह से निकालता तो आप क्या कहते, इसके क्षेत्रफल में इसकी मोटाई का क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, तो आयतन आ जाता। तो बोलो भैया आयतन, इसकी फिल्म का आयतन मैं लिख दूं इसमें, फिल्म का आयतन भैया, तो इसमें क्षेत्रफल गुणे मोटाई कर दोगे तो आयतन आ जाएगा। तो मैं यहां लिख दूं क्षेत्रफल गुणे मोटाई, यहां क्षेत्रफल इसका A और मोटाई T, इसका आयतन आ गया, है ना। फिल्म किसकी बनी है, आलिक अम्ल की, और आलिक अम्ल की हमने पहले से ही उसकी मात्रा बता दिया कि उसके पूरे में मात्रा इतनी है, इसका मतलब इतना आयतन है उस आलिक फिल्म का, और हमने यहां पर देख के ये बता दिया कि वो इतनी मोटी थी, T मोटाई की, और A क्षेत्रफल में फैली थी। तो यार ये दोनों क्षेत्रफल तो एक ही है, यहां पर हम इसको दूसरे ढंग से सांद्रता के हिसाब से निकाल दिए कि इतना जो है इतना आयतन में फिल्म फैली है ना, उसका आलिक अम्ल का आयतन इतना है, और ये हमने उस हिसाब से निकाल दिया कि जो ट्रे पे इस तरह फैली हुई थी पूरी तरह से, उसका आयतन हम निकाले कि भाई इसका क्षेत्रफल A है और इतनी मोटी T मोटाई की है, तो ये भी आयतन हो गया। तो दोनों यार बराबर होंगे, अतः A T बराबर NV/400, यहां से आपको T निकालना है, तो NV/400 गुणे A, आपने T जो निकाल लिया, T की मोटाई पहले हमने बता दिया है कि जो इसकी T होगी, इसकी जो परत मोटाई होगी वही T क्या कहलाएगी,
इसका व्यास कहलाएगी। तो जो टी निकल कर आएगा, टी यहां से, तो यही टी क्या कहलाएगा, इस का व्यास कहलाएगा, इसका अणु का व्यास कहलाएगा, मॉलिक्यूलर डायमीटर, तो अणु का व्यास कहलाएगा। राइट, इसे आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। तो इस तरह से एक छोटा सा लेक्चर था जिसमें आपको मजा आया होगा, और इसे पूरी वीडियो देखिए, दूसरे तक पहुंचाइए, शेयर करिए अधिक से अधिक। और जो बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पंकज सर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर को सब्सक्राइब करें, और अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।